नमस्कार भैया, ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा अष्टमी के अंदर विज्ञान के अंदर हम पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे थे, प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। तो रेशे वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया था। हम प्लास्टिक को पढ़ रहे थे, प्लास्टिक के दोनों प्रकारों को पढ़ा, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, उसके उदाहरण को पढ़ा। आज हमारा अगला टॉपिक है प्लास्टिक के गुणधर्म। तो प्लास्टिक के गुणधर्मों को 3 भागों में बांटा गया। प्लास्टिक, पहला गुणधर्म है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है। अब प्लास्टिक जो है अनअभिक्रियाशील कैसे होता है? तो जैसे है लोहे जैसी, लोहा क्या एक धातु है। अगर लोहे की वस्तु को अगर मैं खुले में या नमी वाले स्थान में रख देता तो क्या होगा? सामान्य तौर पर सबको पता है कि जंग लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से प्लास्टिक की वस्तु जो है उसको जल या वायुमंडल के अंदर खुला छोड़ देंगे या नमी वाला स्थान पर छोड़ देंगे, उस पर जंग नहीं लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि लोहे की वस्तु जो होती है उसका संचालन जो आसानी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसलिए उनका उपयोग जो बहुत रसायन, जैसे बहुत सारे रसायन है, केमिकल है, जैसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी है जिनके द्वारा अभिक्रिया हो सकती है। लेकिन प्लास्टिक जो है वो अनअभिक्रियाशील ऐसे ही होता है क्योंकि प्लास्टिक जो है उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोहे की वस्तु जो होती है या धातुएं जो होती है वो अभिक्रियाशील होती है और प्लास्टिक जो होती है वो अनअभिक्रियाशील होती है। तो ये सामान्य सा गुणधर्म था पहला, प्लास्टिक जो है अनअभिक्रियाशील होता है। दूसरा गुणधर्म है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। प्लास्टिक कैसा है? हल्का, प्रबल और चिरस्थायी, सबको पता है। तो हमने बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को देखा हुआ है जो प्लास्टिक भी होती है, जो हल्की भी होती है, प्रबल भी होती है और चिरस्थायी भी होती है। तो उसी के अंदर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बाल्टी का। तो बाल्टी के बारे में हम सब जानते ही है, किस पदार्थ की बनी हुई बाल्टी होती है। मग जो हम घर के अंदर यूज़ करते हैं वो भी किस प्रकार से उसका उपयोग, और भी बहुत सारी प्लास्टिक की वस्तु, उसका एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। तो प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो हम सबको पता है कि प्लास्टिक क्या होता है, तो हल्का होता है, मजबूत भी होता है, प्रबल भी होता है, ठोस भी होता है, चिरस्थायी भी होता है, मतलब स्थिर होता है, आसानी से टूटेगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टिक की वस्तु जो होती है उसको किसी भी आकार में, साइज में डाला जा सकता है और उसको अलग अलग उद्देश्य के लिए उपयोग में भी हम ले सकते हैं प्लास्टिक की वस्तु को। तो प्लास्टिक जो सामान्यतः धातु की अपेक्षा, धातु की जो वस्तु होती है उनकी अपेक्षा तो सामान्यतः सस्ती होती है, ठीक है। इसीलिए उद्योग व घरेलू कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और भी विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक जो है उनकी भी हम एग्जाम्पल इसके अंदर ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक हल्का और मजबूत या प्रबल और चिरस्थायी होता है, इसीलिए हम अधिकतर धातुओं की तुलना में प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो ये दूसरा गुणधर्म था। तीसरा गुणधर्म है प्लास्टिक जो है कुचालक है। ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो है गुणधर्म है। तो हम सबको पता है कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक की वस्तु जो होती है, प्लास्टिक जो है वो ऊष्मा व विद्युत दोनों की कुचालक होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि बिजली का तार, हम देखते हैं बिजली के तार के ऊपर जो है परत चढ़ी हुई होती है, प्लास्टिक की होती है। या हम कह सकते हैं कि बिजली के तार के अंदर जो तांबा होता है, तांबे के ऊपर किसी परत होती है, प्लास्टिक के कवर के प्रकार से ढका हुआ होता है अंदर तार जो है। तो उसीलिए उसके अलावा जैसे खाना बनाने के लिए हम पात्रों का उपयोग करते हैं तो उसके जो हत्थे होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, इसीलिए उसके अंदर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसीलिए वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुचालक है। क्या है? प्लास्टिक क्या है? कुचालक है। एक प्रकार से हम देखते हैं कि प्लास्टिक का व्यापारिक रूप से हम देखें तो प्लास्टिक उद्योग के अंदर उसकी देखभाल अच्छे तरीके से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग जो है दवा की गोलियाँ या साबुन जो है उनको पैक करने में, घाव जो होते हैं, घाव को सीलने के लिए जो धागा उपयोग में लिया जाता है, सीरीज है, इंजेक्शन की, डॉक्टर के दस्ताने जो है, और भी मेडिकल्स के बहुत सारे यंत्र हैं, उसके अंदर प्लास्टिक का उपयोग होता है। उसके अलावा माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसको पकाने के लिए भी, माइक्रोवेव ओवन सभी ने देखा होगा, उसके अंदर जो प्लास्टिक की प्लेट होती है वो विशिष्ट प्रकार के प्लास्टिक से बनी होती है और वो प्लास्टिक होता है एक प्रकार से हम टेफ्लॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा प्लास्टिक होता है? टेफ्लॉन। जो क्या करता है, अब माइक्रोवेव जो है उसके अंदर ऊष्मा जैसी प्रवाहित होती है तो अंदर रखा हुआ भोजन जो है आसानी से पक जाता है, और प्लास्टिक का जो पात्र होगा टेफ्लॉन, वो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं टेफ्लॉन क्या एक प्रकार से विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है। टेफ्लॉन कैसा प्लास्टिक है? विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये 3 गुणधर्म थे जो हमने पढ़े। पहला गुणधर्म था, वापिस हम देखेंगे पहले गुणधर्म को, प्लास्टिक क्या है? अनअभिक्रियाशील है। दूसरा गुणधर्म है क्या? प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है।
तीसरा गुणधर्म हमने क्या पढ़ा कि प्लास्टिक क्या है, कुचालक है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा प्लास्टिक और पर्यावरण। तो हम सभी जानते हैं कि हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन थैली में लपेटे वस्तु देखी होगी, हमने देखी है ना। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट का आपस में रिलेशन क्या है, एक प्रकार से प्लास्टिक और पर्यावरण का आपस में क्या संबंध है। तो हम जाते हैं बाज़ार के अंदर, तो हम प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियों के अंदर बहुत सारी वस्तुओं को लेते हैं। ठीक है, उसी प्लास्टिक की वस्तुओं को हम कचरे के पात्र में डाल देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं। ठीक है, अब उसका निस्तारण हो रहा है या उसको क्या किया जा रहा है, उसको गलाया जा रहा है या उसको कहाँ फेंका जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, जैव निम्नीकरण। ठीक है, लेकिन वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा आसानी से सरलता से विघटित नहीं होते वो क्या कहलाएंगे, जैव अनिम्नीकरण। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। प्राकृतिक क्रिया द्वारा, जैसे प्राकृतिक क्रिया के अंदर जीवाणु है, उसके द्वारा अगर प्लास्टिक को अपघटित किया जाता है वो कहलाएगा जैव निम्नीकरण। अगर सरलता से विघटित नहीं हो रहा प्लास्टिक तो वही क्या कहलाएगा, जैव अनिम्नीकरण कहलाएगा। अब ऐसे बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कम समय के अंदर उनका अपघटन हो जाता है जीवाणु द्वारा, और कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कम समय के अंदर उनका अपघटन तो होता है लेकिन समय जो है वो अधिक लग सकता है। उसी के अंदर जो प्लास्टिक की थैली है वो एक ऐसी वस्तु है जो इसका अपघटन होने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए प्लास्टिक की थैलियाँ जो है काफ़ी नुकसानदायक है। तो एक प्रकार से हम प्लास्टिक के अंदर जो है किस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ जो है उनको अपघटित होने में कितना समय लगता है, उनकी प्रकृति क्या, क्योंकि उनको पढ़ेंगे। तो पहला ही है सब्जी व फलों के छिलके व बचा हुआ भोजन, 1 से 2 सप्ताह लगेगा। जैव अनिम्नीकरण मतलब इनको जीवाणु द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित किया जा सकता है। दूसरा है कागज़, 10 से 30 दिन, मतलब कागज़ को भी अपघटित होने में, अपआसित होने में लगने वाला समय कितना है, 10 से 30 दिन। ये भी जैव निम्नीकरण वाली प्रकृति है। सूती कपड़ा 2 से 5 महीना, सूती कपड़ा आप सबने देखा है, सूती कपड़ा जो है उसको भी अपघटित होने में 2 से 5 महीने लग जाते हैं। जैव निम्नीकरण वाली अभिक्रिया है, मतलब जीवाणु द्वारा भी इसको आसानी से विघटित या अपघटित किया जा सकता है। लकड़ी जो है 10 से 15 जैव निम्नीकरण वाली प्रक्रिया है इसके अंदर भी। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे अपशिष्ट पदार्थों के अंदर आगे बढ़ेंगे तो उनको अपघटित होने में लगने वाला समय जो बढ़ता जा रहा है काफ़ी। ऊनी वस्त्र जो होंगे जैसे स्वेटर है, शॉल है, इनको अपघटित होने के अंदर 1 वर्ष से भी अधिक समय लग सकता है। ये भी जैव निम्नीकरण वाली अभिक्रिया है। टिन है, एल्यूमिनियम है, धातुओं से बने हुए डिब्बे हैं, इनको अपघटित होने में 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं। मतलब पॉलीथीन की थैलियाँ जो है इनको अपघटित होने में कई वर्षों लग जाते हैं, इसीलिए ये जैव निम्नीकरण वाली अभिक्रिया है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्लास्टिक और पर्यावरण जो है इसका किस प्रकार से आपस में संबंध है। तो प्लास्टिक किस प्रकार से हानिकारक है, उसको अपघटित होने में कितना समय लग जाता है, तो वो हमने देखा कि प्लास्टिक की वस्तु जो काफ़ी हानिकारक है उसी के अंदर हमने जैव निम्नीकरण अनिम्नीकरण को पढ़ा। इससे अगला जो टॉपिक है हमारा, इसी को विस्तार के अंदर पढ़ेंगे कि प्लास्टिक और पर्यावरण का आपस में कैसे संबंध है, उसको हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।